अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रीज़न इंफोटेनमेंट के साथ हाज़िर हूँ, आपका होस्ट रिज़वान अली। जैसा कि आप जानते हैं हम हर नए एपिसोड में आपके साथ जो है एक स्पेशल गेस्ट की मुलाकात कराते हैं आपसे। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम इफ्तिखार अली है। इफ्तिखार अली एक कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर है और एजुकेशनल एक्टिविस्ट हैं। मज़ीद उनके बारे में जानने के लिए आइए उनका तारुफ उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे शो में और मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ कराएँ। जी रिजवान भाई, थैंक यू। आपने मुझे चांस दिया कि मैं अपने बारे में सारी कम्युनिटी को बता सकूं। मेरा नाम इफ्तिखार अली कबूल है और मैं घोटकी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से इलाके से हूं और मेरा विलेज का नाम मीर खान कबूल है। ठीक है, तो मैं काफ़ी सालों से, कुछ सालों से 3-4 साल से फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ और एक रजिस्टर्ड इंजीनियर भी हूँ और एजुकेशन के लिए काफ़ी मैं काम कर रहा हूँ और कुछ मेरे एनजीओ के साथ एफिलिएशन है, सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ एफिलिएशन है। तो हम लोग साथ मिलके सिंध को एक मतलब अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा इफ्तिखार साहब, हम अक्सर हम्म। हमारे जो नाज़रीन हैं वो ये सवाल करते रहते हैं कि ये फ्रीलांसिंग है क्या? क्योंकि फ्रीलांसिंग जो है वो इनके लिए एक जो है जो डिजिटल मीडिया इस्तेमाल सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं या डिजिटल लिटरेसी के जानिब बढ़ रहे हैं, उनके लिए फ्रीलांसिंग जैसे नया कोई लफ्ज़ है। तो फ्रीलांसिंग होता क्या है? सबसे पहले रिजवान भाई देखें, आप अगर कहते हैं कि रिजवान जो है फ्रीलांसिंग आप लोग करें, हम शुरू में कोई भी अगर बंदा होता है हमारे सर्किल में, फॉर एग्जांपल मैं अपने गांव की बात कर लूं, अगर मैं उन्हें कहूं कि भाई मैं जो है फ्रीलांसिंग कर रहा हूं, आप लोग भी स्टार्ट हो जाए। अब उसे नो हाउ नहीं पता, भले वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है या लैपटॉप मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, उसे नहीं पता। फ्रीलांसिंग कहते हैं इस चीज को है कि अगर आपके पास कोई स्किल है और वो आप स्किल इस्तेमाल करना जानते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, कोई अगर आप तस्वीर अच्छा बनाते हैं, आपको पता है कि नेचुरल व्यू की तस्वीर अच्छी लेते हैं आप, तो आप क्या करते हैं, आप जाएं इंटरनेट पे सर्च करें कि आपकी जो तस्वीरें हैं वो कौन खरीदेगा। अगर वो तस्वीरें आप अपनी सेल कर पा रहे हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग का बेसिक जो मकसद ये है कि जो कुछ आपके पास है, जो भी आपके पास एबिलिटी है, उसको आप दुनिया को दिखाएं और उसको आप सेल करें। कोई भी चीज हो, जी, जी। जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशन के मतलब इसमें चले जाएं कि एजुकेशन में ही सिर्फ आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। नहीं, आप डिफरेंट चीजों में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका दिल हो, जो चीज आपको सही तरीके से आती हो। जी। अच्छा, तो आप किन चीज़ों में जी, फ्रीलांसिंग करते हैं? सॉरी, वेट 1 मिनट, मैं इसको फिक्स कर लूं लाइटिंग को। अ, जी जी, मैं एक वेब डेवलपर हूँ। जैसे जब मैं पास आउट हुआ अपने डिग्री से, सब पहले जो हमारा मसला है ग्रेजुएशन का, कि हम ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं लेकिन हमारे पास कोई स्किल नहीं होता और हम कमाने के बारे में नहीं जानते। हम सोचते हैं कि हम ग्रेजुएट होके कोई जॉब कर लेंगे, कोई प्राइवेट जॉब कर लेंगे, लेकिन आज के दौर में प्राइवेट जॉब करना भी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि ग्रेजुएशन के बाद आपका गोल सेट क्या है। अगर ग्रेजुएशन करते-करते आपकी देखें आपकी उम्र कितनी हो जाती है, 25-26 साल आपकी उम्र हो जाती है, ठीक है? उसके बाद आप जाके अपना अपना कमाना स्टार्ट कर देते हैं। एक बंदा है जो ज़ाहिर बात है वो कमाने वाले खर्चे में आएगा तो 5 साल, 6 साल तो लगेंगे ना। तो 32-33 साल की उम्र में वो तो ज़हनी परेशानियों का शिकार बन जाता है कि मैं अब क्या करूँ? क्योंकि खर्चे उसके पूरे नहीं हो रहे। तो शुरू से ही करियर काउंसलिंग करनी चाहिए और विदाउट ब्लेमिंग करनी चाहिए। अब अगर मुझसे जुड़े हुए लोग फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते तो मैं उन्हें ब्लेम करना स्टार्ट नहीं कर दूँ कि मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जो है कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? भाई आपका ये होना चाहिए मकसद कि आप उन लोगों को समझाएँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे तो अवेलेबल हैं पहले से ही। मैं जो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कोडिंग में
वेबसाइट डेवलपमेंट में, वेब ऐप डेवलपमेंट में, और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, करियर कंसल्टिंग कर रहा होता हूँ। मेरी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं, और मैं काफ़ी ग्रुपों में एक्टिव भी हूँ, तो उनके लिहाज से, क्योंकि जितने आपके आप देखें जिस से आप बात करते हैं तो आपके रिलेशन बढ़ते हैं उस तरीके से ना, तो आप ऑटोमेटिकली मशहूर होना शुरू हो जाते हैं। जब आप ऑटोमेटिकली मशहूर होना शुरू हो जाते हैं, तो फ्रीलांसिंग के अपने नए-नए तरीके आपके आगे आना शुरू हो जाते हैं, और लोग आपसे मिलते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप भाई क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? तो आप कहते हैं कि मैं करियर कंसल्टिंग कर सकता हूँ, करता हूँ, और मैं जो है वेब ऐप बनाता हूँ, वेब एप्लीकेशंस बनाता हूँ। तो लोग ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं, हायर करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ है कि मैं, मेरा जो कोर है, मेरी जो कोर कैपेबिलिटीज़ हैं, वो कोडिंग में है, प्रोग्रामिंग में है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप जो है जिस शोबे में पढ़े हैं वो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सुना जी। है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग सुना है। ये कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग क्या होता है? ये बाकी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की तरह या इंजीनियर्स की तरह रजिस्टर होता है, क्या होता है? असल में ये जो सिस्टम इंजीनियर होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर होते हैं, ये जैसे मतलब एक तरीका होता है लोगों को पागल बनाने का। यहाँ पे सिस्टम इंजीनियर का मकसद ये होता है कि उनको कहा जाता है कि भाई आप पीईसी से रजिस्टर्ड हैं, और आपको हम एक नंबर देंगे, और उसके नंबर के तहत आपको पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज में जॉब मिल जाएगी आसानी से। ये हमें शुरू में कहा जाता है। जब हम छोटे होते हैं तब से हमें यही चीज़ बताई जाती है कि जब आप पीईसी से रजिस्टर्ड इंजीनियर होंगे, तब आपको जॉब मिलना आसान होगा। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, तो वो पीईसी से रजिस्टर्ड नहीं होते। वो बैचलर्स इन साइंस करते हैं, हम बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करते हैं। जो इंजीनियरिंग में होते हैं, उनके भी काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो पीईसी से रजिस्टर्ड नहीं होते, ठीक है? तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर है, वो पीईसी से रजिस्टर्ड है। हमें बाकायदा एक कार्ड इश्यू होता है, जिसमें लिखा होता है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल रजिस्टर्ड इंजीनियर, और हम अपने नाम के साथ इंजीनियर वगैरह लगा सकते हैं। और बाकी अगर आप प्रैक्टिकली देखें, तो सिस्टम इंजीनियर का काम ये होता है कि कंप्यूटर की जो हार्डवेयर में जो चेंजेस आती हैं, या आप माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन कर रहे हैं, या आप एसएसडी डिज़ाइन कर रहे हैं, या उनकी जो इंटीरियर पार्ट्स की डिज़ाइनिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें एक सिस्टम इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। हालाँकि हमारी जॉब जो है कंप्यूटर के इंटीरियर जो पार्ट्स होते हैं, उनमें हमारी जॉब है। लेकिन हम वही सॉफ्टवेयर में घुस गए हैं। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि बेरोज़गारी अपने उरूज पे है, और लोगों को नहीं पता कि लोग ग्रेजुएट होके कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा है, वो भी कंप्यूटर में घुसा हुआ है, जो मैकेनिकल कर रहा है, सिविल कर रहा है, वो भी कंप्यूटर में घुसा हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर का तो दौर है ना, कंप्यूटर का दौर है, और लोगों के पास बिल्कुल ही उस लेवल का नॉलेज नहीं होता। अब हालाँकि मैकेनिकल वालों को चाहिए कि मैकेनिकल वाले अपने शोबे में कुछ एक्सपीरियंस करके अपनी जो लॉज़ और थ्योरीज़ हैं, जो उनके बुक्स में लिखी हुई हैं, वो उनको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ असेंबल करके, उनके साथ साइमल्टेनियसली कुछ तजुर्बात करके एक नई चीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों में इतना ज़्यादा तो है नहीं। हम लोग सिर्फ़ पेट पालने में ही मतलब बिज़ी हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि जी। जो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर जो है वो रजिस्टर होते हैं। बहुत ज़बरदस्त आप जी। इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि कैसे डिफरेंट है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या पुराने जो टर्मिनोलॉजी हम कंप्यूटर इंजीनियर इसको कहते हैं। अच्छा, मज़ीद आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप अपवर्क और फाइवर के साथ भी काम करते हैं। अपवर्क और फाइवर के साथ आप क्या काम करते हैं, और वहाँ पे आप की कितनी अर्निंग हो जाती है 1 मंथ में? अ, अब तो आपने ऐसी बात पूछ ली है जो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप बता देते हैं तो लोगों के ज़हनों में अजीब-अजीब ख़्यालात आ जाते हैं कि यार अगर वो कम कमा रहा होता है, तो फिर वो कहता है कि मैं यार इतना क्यों नहीं कर रहा। हालाँकि वो अपनी एक्सपर्टीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहा, वो डायरेक्ट अर्निंग को देख रहा है, अर्निंग क्यों हो रही है। मतलब कैसे हो रही है, वो या तो डिमोटिवेट हो जाता है। हमारे सिंध में अक्सर ये चीज़ देखी जाती है। वो आपसे मोटिवेशन नहीं लेते, वो आपको देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं।
ठीक है। मेरा काम फाइवर से और फिर अपवर्क से तकरीबन मेरा 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, और काफी मैंने कमाया है और अभी भी कमा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हालांकि अब मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो तकरीबन 8.5 घंटे की जॉब होती है, उसके साथ 3-4 घंटे आपके आने जाने के लग जाते हैं, ऑलमोस्ट 11 घंटे आपके चले जाते हैं। तो 2-3 घंटे में मुझे ऐसे समझे कि मैं चला जाता हूँ 30-40, कभी 20, कभी 50 भी आ जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप पे। आप देखें आपको किस लेवल का काम आता है। अब मैं सीनियर लेवल पे हूँ, अब मैं अगर किसी को एक सॉल्यूशन भी दे देता हूँ, तो मुझे वो समझे कि 20 से 30 हज़ार दे देता है। मैं एक ही सॉल्यूशन देता हूँ 1 महीने में, या 2 सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा दे दिए। उसकी वजह ये होती है कि मैं थोड़ा एजुकेशनल जो एनजीओ हैं, जो ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, उन चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा घर का खर्चा सही चल रहा है, मैं सही तरीके से चल रहा हूँ, तो अल्लाह पाक ने मेरे कंधों पे एक ये ज़िम्मेदारी लगा रखी है कि मैं थोड़े सिंध के लोगों को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ, थोड़ा उनको आगे लेके पुश करूँ, थोड़ा उनको आगे लेके समझाऊँ कि यार ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं। वो अगर ऑटोमेटिक आगे आ गए हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं भी थोड़ा आगे ही चला जाऊँगा, क्योंकि कर भला सो हो भला, ठीक है ना? ये चीज़ है। अगर नहीं भी इस तरीके से होता, तो ये होता है कि अगर मैं फुल टाइम आ जाऊँ, तो फुल टाइम मैं अच्छी खासी अर्निंग कर सकता हूँ। लेकिन फुल टाइम में ये होता है कि आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स का पता नहीं होता। जब तक आपकी अपनी टीम नहीं होगी, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, आप लिमिटेड अमाउंट कमा सकते हैं, लाख, 1.5 लाख तक जा सकते हैं, 50,000, 60,000, लाख तक जा सकते हैं, 1.5 लाख तक जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है, आपको चाहिए कि आप जब यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद अपनी आप एक एजेंसी कायम कर लें। मेरी वर्चुअल टीम है, लेकिन ये है कि वर्चुअल टीम में इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती। मतलब रिमोट टीम है मेरे पास, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो आपको अगर अपने टीम से अगर काम करवाना है, तो आपको एक छोटा-सा स्टार्टअप बनाना पड़ेगा। आप भले घर पे बैठ जाएँ, भले आप एक ओताक में बैठ जाएँ, वो आप सर्विसेज़ दें। अब मेरी रिदवान भाई, मेरा अब ये है कि मैं मोस्टली पाकिस्तानी लोगों के लिए काम नहीं करता। उसकी वजह ये है कि ये देखें, एक काम अगर आपसे एक सर्विस वो अगर लेते हैं आपसे, तो वो आप उस सर्विस में से 100 कीड़े निकालते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, और इनमें नो हाउ नहीं होती, ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनमें होती है। अब अगर गोरा आपसे कोई सर्विस ले रहा है, तो उसे पता है कि वो चीज़ कैसे होती है, और जानता है कि आपने उसे कोई क्वालिटी वाली चीज़ दी है। और एक और चीज़ फ्रीलांसिंग में मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि कोई चीज़ अगर किसी को आपकी पसंद ना आए, तो आप उन्हें रिफंड भी कर दें। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ अगर बंदे ने आपसे ले लिया, तो आप उसको रिफंड ही नहीं करें। हालाँकि उनको आपकी चीज़ पसंद नहीं आई। अब मुझे सही तरीके से याद है, मैंने 15 दिन एक बंदे के लिए काम किया। $400 का ऑर्डर था। उस वक़्त मेरी फ्रीलांसिंग के मतलब फ्रीलांसिंग में मेरा पहला ही कदम थे, 3-4 साल पहले की बात है। शायद 3 साल पहले की बात है। तो 4 साल का $400 का ऑर्डर था ना, तो हमने उसके लिए काम किया पूरा, मैं था, एक मेरा पार्टनर था। तो हमने पूरा काम किया, उसके बाद वो 4 बजे रात को कह रहा है कि मैं ऑफ़िस भी जाता था, प्लस मैं वो काम भी करता था। 11-12 दिनों के बाद हमने वो जैसे काम कंप्लीट करके उसे सबमिट कराया, तो वो सैटिस्फाई नहीं हुआ। वो कहता है कि यार ये आपने कैसे काम किया? मैंने दोस्त को कहा, मैंने कहा आप जमा करवा दें और उससे बोलें कि अगर आपको रिफंड चाहिए, तो आप रिफंड ले लें हमसे, कोई इश्यू नहीं है हमारा। हमें कोई भी इस चीज़ में ये नहीं है कि हमें सिर्फ़ पैसे चाहिए। हमें वो क्लाइंट वापस चाहिए, ठीक है ना? हमारा क्लाइंट वो वापस आना चाहिए, और हमारे काम से वो सैटिस्फाई होना चाहिए। अगर हमारे काम से वो सैटिस्फाई नहीं हो, तो जितने भी आपने भले एफर्ट्स लगाए हों, आपको अगर रिफंड करना पड़ रहा है, तो आप रिफंड कर दें। तो बहरहाल बाद में जब उसने काम देखा, तो अचानक से ही उसने 360 एंगल पे शिफ्ट मारी। उसने कहा यार आप लोग तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, और उसने 5 स्टार रिव्यू छोड़ा। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा थैंक्स करता रहा बाद में भी। लेकिन हमने कहा यार देखो, अब कैंसल होना था हो जाए, कोई इश्यू नहीं इस चीज़ का। मेरी जो कैंसिलेशन परसेंटेज है अभी तक फाइवर पे, मैं टोटल अर्निंग नहीं बता रहा, उसकी वजह ये है कि मेरी अर्निंग अच्छी खासी है। अगर मैं बताऊँ तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे फैमिली के लोग भी यहाँ पे ऐड हैं, और मेरे आस-पास के लोग भी ऐड हैं।
तो उसकी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर वो लोग जानने लग जाते हैं कि हाँ यार ये चीज कैसे हुई, ये कैसे हुई, आप तो अपना में बताते हैं, ये काफी चीजें निकल आती हैं। तो मेरी जो कैंसिलेशन रेट है फाइवर पे 25% है। अब जब मैं किसी को बताता हूँ कि यार इतनी मेरी कैंसिलेशन रेट है, वो कहते हैं आप अनप्रोफेशनल है। मैं कहता हूँ नहीं, अनप्रोफेशनल नहीं हूँ भाई। देखें, हम में पाकिस्तानी और यूके, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के लोगों में बहुत ज्यादा फर्क है टेक्नोलॉजी का। उनको जो चीज चाहिए होता है, पॉसिबली कभी कभी हम ऐसे होता है कि वो चीज प्रोवाइड नहीं कर पाते। अगर हम कर भी पाते हैं, अपना बेस्ट करते हैं, लेकिन उनको वो चीज पसंद नहीं आती। अगर उनको चीज पसंद नहीं आती तो ज्यादा उनको थामने की जरूरत क्या है कि भाई ये लो, नहीं अल्लाह के वास्ते मैंने इतना काम किया है, मेरा एक्सेप्ट कर लो, मुझे पैसे दे दो। ये चीज नहीं होती। एक ही बात होती है, अगर वो, मुझे लगता है ना कि अगर वो बंदा थोड़ा शाय हो रहा है कि कैंसिलेशन में, वो बंदा सोच रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर वो आपसे काम करवाते हैं, वो कहते हैं कि यार ऐसा ना हो कि मैं इसके काम का इसको मतलब नहीं दूं, पे ऑफ नहीं करूं इसको, तो वो उनको थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। तो मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा यार आप कैंसिलेशन चाहते हैं? कहता है ये ऐसा है, नीड रिफंड। मैंने कहा कोई ले लो ना, कोई मसला थोड़ी है, रिफंड ले लो। मैंने हंसते हुए से $125 का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो ये मेन चीज है जो नोट करना चाहिए हमें। जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये आप बता रहे थे कि आप फाइवर और अपवर्क पे काम करते हैं, तो मज़ीद आप नौजवानों को आइडियाज़ देंगे कि वो किस तरह से अपनी कौन से स्किल्स जो हैं उनके पास है, वो फाइवर पे या अपवर्क पे एज़ अ फ्रीलांसर के तौर पर वो जो है इस पे काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं? देखिए भाई, मैं मतलब एक होती है वर्चुअल क्लास और एक होती है सपोर्ट वाली क्लास। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहें, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं जैसे हमारे, आप जाएं यूट्यूब पे सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, लेकिन सारे लोग यूट्यूब से क्यों सीख नहीं पाते? उसकी वजह यह है कि ग्राउंड रियलिटीज को कोई देखता ही नहीं है। यार एक बंदा है, उसने कभी भी ऑनलाइन कोई चीज सीखा ही नहीं है, वो कैसे सीख सकता है? नहीं सीख सकता ना। हमारी जो ट्रेंडिंग स्किल है वो है वेब वेब डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, और पोर्ट्रेट डिजाइनिंग है, आर्ट्स है, और कंटेंट राइटिंग है, एसईओ है। काफी ज्यादा स्किल्स हैं जिनमें आप कमा सकते हैं और अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हैं। आप अपने कंपनीज बनाते हैं, आप ग्रुप ऑफ कंपनीज बना सकते हैं। इतना इतना ज्यादा काम है। ठीक है। लोग कहते हैं कि कोविड में काम कम हो गया। नहीं, कोविड में इतना काम बढ़ा है कि हमारी सोच है, क्योंकि हर कोई बंदा ऑनलाइन चला जाता है। और आप, अगर आपको फेसबुक एड पे काम आ गया, आपने डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी बहुत सीख ली, तो आपने, ऐसे समझे कि दुनिया पता कर ली। आपके पास बहुत ज्यादा काम आ जाएगा, इतना ज्यादा काम आ जाएगा कि आपकी सोच है। ठीक है। और अब मैं आ जाता हूँ इस पे, यूट्यूब पे ये सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं आपके, लेकिन कोई बंदा सीख नहीं पाता। जो लर्निंग रेट है वो 2 से 3% है। 2 से 3% लोग हैं जो यूट्यूब से सही तरीके से सीख पाते हैं हमारे सिंध में। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अभी भी, अगर मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अब भी मैं इस्लामाबाद में कोई ऐसी फिजिकल कोई एकेडमी देख रहा हूँ कि जहां से मुझे एक कोर्स है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो कोर्स मैं फिजिकल जाके वहां से करूँ। ठीक है। या मुझे कोई ऑनलाइन पे करवा दे वो कोर्स, और मैं उससे सवाल जवाब कर सकूं। ये जो सवाल जवाब करने वाली जो सपोर्ट होती है ना, उसकी एक फीस लगती है। लोग ना फीस देने के लिए तैयार हैं। लोग कहते हैं कि हम मुफ्त में सीख लें। भाई मुफ्त में आप सीख लो, यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन एटलीस्ट आपको किसी को, जब आपको कोई सपोर्ट कर रहा होता है तो आप उसको कुछ दे दो ना। जब आपके पैसे जलेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, अब मेरे पैसे भी जा रहे हैं, तो अब मैं कुछ सीखूंगा। ठीक है ना। सपोर्ट के बेसिकली वो पैसे लग रहे होते हैं, वो पैसे कोर्स के नहीं लग रहे होते। कोर्स के बाद आपके जहन में जो सवाल पैदा होते हैं, तो उनकी वो पैसे लगते हैं। जाहिर बात है, सारी दुनिया में सारी चीजें तकरीबन पेड ही है। अब मैं देख रहा हूँ कि कोई मुझे अगर अकेडमी यहाँ पे मिल जाए, तो मैं जाके एक स्किल वहां से सीखूंगा, और वहां से मैं सवाल जवाब करूंगा। और सवाल जवाब में जितनी लर्निंग होती है ना, उतनी आप भले यूट्यूब के सारे कोर्स कर लें, उतनी लर्निंग नहीं होती जितनी आपके सामने कोई बंदा बैठा हुआ हो, भले ऑनलाइन बैठा हो, लेकिन सवाल जवाब आपसे, सवाल जवाब का जवाब दे रहा हो आपको, आपके। तो ये चीज होती है। बहुत बहुत ज़बरदस्त। मतलब आप बता रहे थे कि जो लर्निंग हम इंटरैक्टिवली कर सकते हैं, जिसमें मतलब अ, जिसमें हमें रिस्पॉन्स मिले सीखने के लिए, जो है वो फिज़िकली जो हम सीखते हैं इंटरैक्टिव सेशंस में,
तो वो बेहतर होता है बजाय इसके हम जो यूट्यूब से अगर सीखते हैं उसमें अगर हमारे जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसका आंसर नहीं वो मतलब ले पाते। तो जब हम ईमेल करते हैं या उनको कमेंट करते हैं फिर उसका जब रिप्लाई आए, तो बहरहाल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिल्कुल। और जो है हम ये तवक्का करेंगे कि आप मज़ीद बेहतर करेंगे। अच्छा, आपने ये भी बताया कि आप जो है एक्टिविस्ट भी हैं, एजुकेशनल एक्टिविस्ट हैं, तो ये कौन-सी एक्टिविटीज़ आप एजुकेशन के लिए करते हैं? भाई मेरा जो काम है वो ये है कि मैं एक मतलब सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें मैं जो सिंध के लिए डिजिटल तरीके से काम कर रहे हैं उन सबको मैं इकट्ठा कर लूँ। और ये मैंने सीरीज शुरू किया था। सीरीज शुरू शुरू करने के बाद मेरी इतनी ज़्यादा थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई क्योंकि मैंने सीरीज के 2-3 ही लाइव सेशन किए थे। उसके बाद मुझे ऐसे लोग मिल गए जिनके पास ऑलरेडी ऐसे समझिए कि ऑलरेडी टाइकून्स हैं वो सिंध के। मतलब सिंध के लिए वो ऑलरेडी अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार चलें सही है मैं इनसे फिलहाल मिल जाता हूँ। तो उनके साथ ही पुशअप कर देते हैं ना हम सिंध को। क्योंकि मेरी तो अब पर्सनल कोई भी वहाँ से कोई फ़ायदा तो है नहीं कि मैं चाहता हूँ कि मैं पैसे कमा लूँ या मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। मेरा जो मकसद है उनका भी वही मकसद है। मैं अपने सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखूँगा। मैं लोग जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, उनको आगे लेके आता हूँ, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता हूँ, उनसे मिलता हूँ। मैं यकीन करें यहाँ से इस्लामाबाद से ट्रैवल करके हैदराबाद चला जाता हूँ डायरेक्टली। कम से कम ऐसे समझिए कि 24 से 26 घंटे का रास्ता है कोच के थ्रू। वो मैं करके चला जाता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि यार मेरे मिलने से ये होता है कि फिज़िकल जब इंटरैक्टिव बंदा फिज़िकल जब कम्युनिकेशन करता है, एक-दूसरे के सामने जब बंदा बात करता है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो हम बनाते हैं अभी हम उड़ार एक सिंधी ग्रुप है जिसमें हम ये सारी जो स्किल्स हैं फ्रीलांसिंग वाले और उनको सपोर्ट देना, लोगों को उजागर करना, सेमिनार्स करना, छोटे-छोटे गाँव के में जाके थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे सेमिनार करना, उनको पुश करना कि यार ये भी काम है, वो भी काम है, इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो। और दूसरे कुछ लोग मिल गए मुझे जो बहुत ज़्यादा अपने फील्ड में आगे चले गए हैं। हमारे सिंधी हमारा मेन मकसद रिज़ान भाई ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, यकीन करें हमारे सिंध के लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मसला इस पर सिर्फ ये है कि हम में से कोई हमारे को हाइलाइट नहीं करता। हाइलाइट क्यों नहीं करता? क्योंकि वो लोग खुद ही सोचते हैं थोड़े। हम लोग थोड़े खुद ही सोचते हैं इसलिए हम हाइलाइट नहीं होते। अगर हम हाइलाइट होना शुरू कर देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है लोग हमें हायर कर लेंगे और जब हमें लोग हायर कर लेंगे तो अब देखें, मैं अगर हायर होता हूँ तो मेरी फैमिली को भी फ़ायदा होता है, मेरे आस-पास वाले लोगों को भी फ़ायदा होता है और मेरे आस-पास वाले लोग मुझसे मोटिवेशन लेके मुझसे आगे भी चले जा सकते हैं, ठीक है? और इससे ही तो एक कारवां बनता है ना। तो इंशाल्लाह हम मिलके काम कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। उड़ार एक प्लेटफ़ॉर्म है, उनके साथ भी मिलके काम कर रहे हैं। बाकी दोस्त भी हैं, सिंध अकेडमी है सिंध अकेडमी भी है वो भी एक सिंधी ग्रुप है। उनसे भी हम मिलके काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक दौर आएगा कि 4-5 साल के बाद हम आप देखेंगे सिंध में बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज़ चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि आईटी के बहुत बड़े टाइकून जो है वो सिंध में हैं और आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस और लगाव भी सिंध के लोगों के साथ है जो बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं। तो आप मुझे जी। बताएँगे मतलब हम उनको प्रमोट करते हैं जैसे इस प्रोग्राम के थ्रू, ताकि और लोगों को अवेयरनेस मिले कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आईटी में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं सिंध में। तो लोग उनके जो फ़ेसबुक या यूट्यूब पे उनको एक्सेस करने की कोशिश करें। ऐसे 5 लोगों के नाम बताएँ या 3 लोगों के नाम बताएँ, जो आईटी में या डिजिटल लिटरेसी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं सिंध में। देखें मेरा एक करीबी दोस्त है सखर से नज़ीर अहमद शेख। वो 5 साल हो गए सिंध जॉब्स पोर्टल के नाम से एक ग्रुप चला रहे हैं फेसबुक पे, ठीक है? और 5 साल से वो सिर्फ ग्रुप नहीं चला रहे, ग्रुप को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पोस्ट आ गई तो वो पहले तो एडवर्टाइज़मेंट शेयर करते हैं, उसके बाद उस एडवर्टाइज़मेंट की जो भी पोस्ट होती है, उन पोस्ट में जो भी टेस्ट की जो भी मटेरियल होती है,
मटेरियल इकट्ठा करके आपको दे देते हैं इसी ग्रुप में। उसके बाद उसके जो पास्ट पेपर होते हैं वो पास्ट पेपर इकट्ठा करके वो आपको ग्रुप में दे देते हैं। उसके बाद आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो भी वो उस ग्रुप में पोस्ट करके बता देता है। हर एक के मैसेज, हर एक के कमेंट का वो जवाब देता है कि यार आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, इस तरीके से ये अप्लाई होता है, इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। वो जैसे एक बच्चों को टीच मतलब ऐसे समझिए स्कूल फीडिंग होती है उस तरीके से करते हैं। पूरे 5 साल हो गए, हालांकि उनका को तो कोई फायदा नहीं हो रहा ग्रुप में, ना ही कोई ग्रुप में कोई अर्निंग हो रही है, लेकिन वो सोशली काम कर रहे हैं, उनको उस काम में मजा आ रहा है और उन्हें लगता है कि अल्लाह ताला उन उसके लिए उनको पे ऑफ करते हैं, तो वो उस काम में लगे हुए हैं। ठीक है, नजीर अहमद शेख उनका नाम है, सखर से है वो। ठीक है, ये मैं बेसिकली मेरा जो मेन पर्पज है कि सिंध के लिए जो काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, सिंध के लिए काम कर रहे हैं काफी है, इनफ है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया दूसरे जो हैं उडार के जो एडमिन हैं, नायाब अली अरबाब उनका नाम है। तो वो उन्होंने सिंधी में ही पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है और वहाँ पे सारे सिंधी बोलने वाले ही हैं और सारी चीजें सिंधी में होती हैं, सिंधी में सपोर्ट होता है। अब देखें सिंधी में क्यों, उसकी वजह है हमारे बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको उर्दू नहीं आता। अब मैं जब यूनिवर्सिटी गया था, यकीन करें मेरे दोस्त मुझसे मतलब होंगे, मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त मुझसे ऐड होंगे। जब मैं यूनिवर्सिटी गया था तो सबसे पहले मेरी प्रेजेंटेशन जब हुई तो मुझे उर्दू नहीं आ रही थी, क्योंकि हम उर्दू सीखते ही नहीं है ना भाई। मैं तो बलोच हूँ, एक बलोची में बात करता हूँ घर में। उसके बाद मैं अगर मुझे मुश्किल से मैं सिंधी सीखूं अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में, उसके बाद मैं जाके उसके बाद मैं जाके यूनिवर्सिटी में उर्दू बोलूँ, मैं कैसे बोलूंगा, नहीं बोल सकता ना। तो मुझे मैम ने बुलाया कि आप प्रेजेंटेशन दे दें उर्दू में। अब मुझे उर्दू आ नहीं रही, मैं स्टेज पे जाके हंसने लग गया। मैंने कहा नहीं आपको देना है वरना आप मार्क्स कट जाएंगे। मैंने मैंने कहा ठीक है मैं देता हूँ, लेकिन मुझे उर्दू नहीं आती। तो उन्होंने कहा क्या कौन सी लैंग्वेज आती? मैंने कहा सिंधी और बलोची। कहते बलोची में तो दे नहीं सकते, तो आप सिंधी में दे दें। मैंने सिंधी में शुरू हो गया। ठीक है ना, इसलिए हम इस चीज को कैरी आउट कर रहे हैं कि सिंधी में हम इसको लेके चलें, उसके बाद हम कनेक्ट कर लेंगे उर्दू के साथ, क्योंकि उर्दू तो आसान है ना। अब आप मेरी अल्लाह का शुक्र है कि उर्दू ऐसे है कि काफी फ्लुएंट हो गई है, काफी अच्छी हो गई है, क्योंकि ये आसान जुबान है। सिंधी जुबान सीखना मुश्किल है क्योंकि उसमें 52 वर्ड है, 52 अल्फाज है, 52 अल्फाबेट है उनकी ना। तो सिंधी सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हालांकि वो हमारी मदर टंग है, मादरी जुबान है हमारी, और एक तहजीब याफ्ता लैंग्वेज है। उसको सीखना हमारे लिए एक ऐसे समझे कि जो हमारी सकाफत है और वो हम पे लाजिम है, ऐसे समझे कि एज सिंधी हम पे सिंधी सीखना लाजिम है। तो हम उसके लिए सिंधी में कैरी आउट कर रहे हैं और नायाब अली अरबाब उसको स्पॉन्सर भी करते हैं और उनको चला भी रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और 24 आवर ऐसे समझे कि वहां पे उनकी वो सपोर्ट चलती रहती है। और एक जबरदस्त। तीसरा जो है जी, एक और भी है वो उनका नाम मुझे सही तरीके याद नहीं आ रहा, वो सिंध अकेडमी अगर आप लिखेंगे, ठीक है, तो सिंध अकेडमी एक वेबसाइट है जहाँ पे सारे जो कोर्सेज हैं, अगेन वो वही उड़ार वाला कॉन्सेप्ट है। उसके साथ साथ उन्होंने जो भी सिंधी के सारे जो बुक्स वगैरह हैं उनके साथ वो बुक्स जो हो गए, वो शायरी जो हो गई, उनको भी उन्होंने लाइव किया है, कनेक्ट किया हुआ है, और यूट्यूब पे उन्होंने शेख हयात का चैनल बनाया हुआ है। मतलब जो हमारी सकाफती जो रंग है उसको वो एक सी तरीके से कैरी आउट कर रहे हैं डिजिटल वे पे। ठीक है, तो मेरे लिए वो ऐसे समझे कि मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो उन चीजों को लेके चल रहे हैं एटलीस्ट। ठीक है बहुत जबरदस्त। जी अच्छा भाई। इफ्तिखार, अब क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत कम है, हम चाहेंगे कि आप जो जितने भी अभी जो नौजवान हैं सिंध में स्पेशली जो डिजिटल लिटरेसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे कि वो कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें? कोई पैगाम मुख्तसरन देना चाहें? देखिए मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले आप ये करें कि कोई भी आप पहले स्किल सेट चूज कर लें। आप कर लें कि मुझे इस चीज में थोड़ा महारत हासिल करना है। वो कैसे करना है वो आप देखेंगे आपको किस तरीके से करना है। आप कोई किसी के पास जाएं, ट्यूशन ले लें और सपोर्ट ले लें, किसी को फीस दे दें। आप
सीखें, एटलीस्ट आप पे लाजिम है कि आप सीखें। आप 16-17 साल अगर आपकी उम्र है, अगर आप 20 साल तक पैसे कमाना शुरू हो गए, तो इसका मकसद ये है कि आप 25-30 साल में अपने काबिल अच्छा बन जाएंगे, अच्छे काबिल इंसान बन जाएंगे। आप जॉब की तैयारी करें, भले उसके बाद करें, कोई मसला नहीं, लेकिन आप अपने स्किल पे तवज्जो जरूर दें। और जो पहले ही सीखे हुए लोग हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखें, क्रिटिसाइज करने से कुछ भी नहीं होता। आप भले आपने अपने साथ एक बंदे को ही मिला लें, एक बंदे को ही सिखा लें, एक बंदे को ही सपोर्ट दे दें, वो ज्यादा बंदों को सिखाएगा। एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, 1 मिनट आपसे लूंगा, वो ये कि मेरा जो भाई है उसकी उम्र 16 साल है, वो माशाल्लाह एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है। तो उसको मैंने सिखाया है कि भाई 16-17 साल की उम्र में आपने पैसे कमाने हैं, आपके पास ये स्किल होगा तो आप पैसे कमाएंगे। अब उसको तो मैंने गाइड कर लिया, उसको मैंने निकाल लिया। मैं सब जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप अपने घर से ही 2-3 लोगों को निकालेंगे ना, वो दूसरे लोगों को निकालेंगे। क्रिटिसाइज मत करें। लोग पहले से ही ऐसे समझें कि बहुत ज्यादा परेशान है, माली मसाइल बहुत ज्यादा है हमारे पास सिंध में, तो लोगों को क्रिटिसाइज नहीं चाहिए, लोगों को मोटिवेशन भी नहीं चाहिए। लोगों को प्रैक्टिकली आप सिखाएं, उनको इस झंझट से निकालें, ठीक है, उनकी थोड़ी करियर काउंसलिंग कर लें, बस ये मेरा फाइनल मैसेज है। थैंक यू नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे इफ्तिखार अली, जो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर हैं और फाइवर और अपवर्क पे भी काम करते हैं। आप जो है एजुकेशनल एक्टिविस्ट भी हैं। इफ्तिखार, वंस अगेन हमारे प्रोग्राम में आप आए, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने फील्ड में आगे बढ़ें और सिंध और पाकिस्तान के नौजवानों की रहनुमाई करेंगे आगे चलकर। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का अख्ताम, हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इजाज़त दीजिएगा मुझे, रिजवान बिरोई को। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, थैंक यू।